ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी चंद्रदेव सोमनाथ तब भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग नित्य 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप हम अलग से भी प्रस्तुत करते रहे। इसमें डेटा तथा ध्वनि डेटा जो भी प्रयुक्त हुए वह दैनिक पंचांग से लिए गए, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। कुछ तथ्य उन पुस्तकों और ग्रंथों को तथा पत्रिकाओं को से लिए गए जो हमने पढ़ा है। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं, दैनिक पंचांग की तरफ, और सूची देखते हैं दैनिक पंचांग के 5 भागों में हम आपके लिए क्या लेकर आए। दैनिक पंचांग 5 भागों में पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है और इसी पहले भाग के पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग अलग से प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे तारा बलम कहते हैं, और यह जन्म नक्षत्र तथा आज के नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन होने की संभावना है वह दर्शाता है। मूल रूप से यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है जो जातक के पूरे जीवन के बारे में बताता है। तो बने रहे हमारे साथ। उस दूसरे भाग में विशेष प्रस्तुति आपके लिए काफी उपयोगी होगी। इस पूरे पंचांग में हर भाग आपके लिए उपयोगी है। शिक्षा के उद्देश्य से हमने कुछ नए इनपुट्स डाले हैं ताकि आप समझ सकें हर पहलू को और आप अपने सुगमता के लिए उसका उपयोग कर सकें। तो दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित और नौ तारा चक्र पद्धति से विस्तृत चर्चा उस भाग। तीसरा भाग नक्षत्र की चर्चा भी हमने की दूसरे भाग में। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज का दिन, यानी चंद्रमा स्थायी रूप से जन्म कुंडली में जहां विराजमान है जिस राशि में, और आज जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल। चंद्रमा राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण होता है। चौथा भाग चौघर या मुहूर्त से है, जो दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य के लिए कौन सा उपयुक्त अवधि है और किस अवधि को त्यागना चाहिए उसकी चर्चा। पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा है। यह अंकों के आधार पर है, क्योंकि जन्म तिथि ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक प्रकार का हमारे पास गिफ्ट जो स्थिर नंबर हुआ करते हैं और उसके अनुसार कैसे फल होंगे, और इसको बताने के लिए कि आज का दिन कैसा होगा उससे पूर्व संक्षिप्त शिक्षण हेतु परिचर्चा अंक ज्योतिष कैसे काम करते। तो बने रहे हमारे साथ, शुरू से अंत तक कहीं जाएंगे नहीं। हर प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी, ज्ञानवर्धक तथा जीवन में सकारात्मकता और सफलता लाने हेतु बहुत ही उपयोगी। तो चले हम पंचांग के पांचों अंग प्रस्तुति पर चलते हैं। हमारे दैनिक पंचांग का 5 अंग हुआ करता है और हमारी दैनिक पंचांग की प्रस्तुति के भी 5 अंग। हाथ की उंगलियां 5, पंचांग के 5 अंग और हमारी दैनिक पंचांग के भी 5 भाग।
पंचांग, दैनिक पंचांग में जाने के पूर्व हल्की चर्चा पंचांग की महत्ता पर। पंचांग है, जैसा हम जानते हैं, कि शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, परंतु यह अभी तक सीमित है। व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। और पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं पंचांग के पहले भाग। आज का दिनांक 25 अगस्त 2025, माह भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:27 पर, सूर्यास्त 6:16 पर। सनराइज एट 5:27 AM, सनसेट एट 6:16 PM। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभता है। पंचांग के पांचों अंक: वार सोमवार, तिथि दिन के 12:34 तक द्वितीया, जो भद्र तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात तृतीया। नक्षत्र कल भोर में 4:39 तक उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद हस्ता। योग दिन के 12:06 तक सिद्ध, उसके बाद श्राद्ध। करण दिन के 12:34 तक कौलव, तत्पश्चात देर रात्रि 1:10 तक तैतिल और उसके बाद गर्भ। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को स्मरण करते हुए यह देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है और उसकी शुभता कितनी है। ओम नमः शिवाय। आज शुक्ल पक्ष द्वितीया, दिन के 12:34। भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है, जो कि शुभ है। उसके बाद सभा में जाते हैं, जो कि शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:26 से 12:17 तक। अमृत काल रात्रि 8:06 से 9:49 तक। रवि जो कल भोर में 3:49 से कल के सूर्योदय तक 5:27 तक और उसके तत्पश्चात भी संभावित। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:59 से 2:51 तक। गोधूली बेला संध्या 6:16 से 6:38 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:29 से मध्य रात्रि 0:14। ये रहे हमारे पंचांग के हमारे शुभ मुहूर्त। देर रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ था। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल, प्रातः 7:03 से प्रातः ही 8:39। गुलिक काल अपराह्न 1:27 से 3:03 तक। यमगन दिन के 10:15 से 11:51 तक
और वर्ज मुहूर्त प्रातः 9:49 से 11:32। तो ये रहे हमारे अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो जो कि स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है, अंश के अनुसार चंद्रदेव और शुक्रदेव कमजोर अवस्था में है। चंद्रदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर चुके। चंद्रदेव का अस्त समाप्त हो चुका है और इस प्रकार आज चंद्रदेव राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं। जब वे सिंह राशि से तुला राशि में जाएंगे, जो शुक्र की राशि है, कन्या राशि में जाएंगे, सॉरी, कन्या राशि में जाएंगे, जो बुध की राशि। और बुध देव खुद कर्क राशि में, यानी चंद्रदेव और बुध देव का राशि परिवर्तन होगा। तत्पश्चात जब वे तुला राशि में जाएंगे तो ही चंद्रदेव और शुक्रदेव का राशि परिवर्तन, क्योंकि शुक्रदेव भी कर्क राशि। इस प्रकार आज मित्र राशि में 2 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 5 ग्रह हैं, सम राशि में 1 ग्रह है और अपनी ही राशि में सूर्य देव सिंह राशि 1 ग्रह। आज किसी भी राशि का राशि परिवर्तन नहीं है। सूर्य देव की राशि में 3 ग्रह, चंद्रदेव की राशि में 2 ग्रह, बुध देव की राशि में 2। नक्षत्र के अनुसार यदि दिन हम ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह है। सूर्यदेव, बृहस्पति देव और सॉरी बुध देव, बृहस्पति देव और शनि देव। मंगल और ग्रह 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति के नक्षत्र में 2 ग्रह, शनिदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। राशि के अनुसार मंगल और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी राशि में कोई ग्रह नहीं आज के। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग के। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग। हम आपको अब दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो अंक ज्योतिष, सॉरी, नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा, यह तारा बलन कहलाता है। तारा बलन के सामने जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है वह आज चंद्रमा का गोचर का नक्षत्र है और तारा बलन के नीचे जो नक्षत्रों का रो है वह जन्म कुंडली में स्थायी रूप से चंद्रमा जहां है उसका है। ये दोनों जहां मिलते हैं वही आज का दिन ताराबलम से कहा जाता है और ये चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में है, जो कि आज के दिन मिलता है। यदि हम इसको सूर्य के ये करके देखें तो पूरे माह का दिखाएगा और बृहस्पति के संबंध करके देखें तो पूरे साल का। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही उपयोगी पद्धति है, क्योंकि चंद्रमा ग्रह जो होते हैं अपना कार्य नहीं करते, ग्रह के पास अपनी शक्ति नहीं होती, नक्षत्र के अनुसार ही ग्रह काम करते। ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, इसलिए नक्षत्री ग्रह के फल देते हैं। तो इन नक्षत्रों के साथ नवतारा चक्र पद्धति, जो कि बहुत ही सटीक पद्धति है, तो इन नक्षत्रों के अनुसार हम आज जान सकते हैं नवतारा चक्र पद्धति से कि हमारे जीवन में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो शुभ फल देने वाले हैं, कौन से ग्रह अशुभ फल देने वाले हैं। और जब हम ये जान जाएंगे तो
ग्रह की महादशा हमारे लिए सुखकारी होगी, कौन सी दशा महादशा हमारे लिए चुनौती लेकर आएगा, ये सभी हम पहले से जानकर अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। शुभ स्थिति में हम शुभ कार्य का निष्पादन करते हैं, अशुभ स्थिति में अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को कुप्रभावित नहीं करता। ग्रह जन्म कुंडली में ग्रह जैसे बैठे हैं, हो सकता है बहुत अच्छे भाव में है, लेकिन नव तारा चक्र पद्धति जो ग्रहों के मन होते हैं, ग्रहों के फल उसी पद्धति से होते हैं। तो वैसी स्थिति में यदि ग्रह शुभ फलदायी नहीं है, तो फिर हमारे बैठने से कुंडली में ग्रह कैसे अच्छे ग्रह भाव में बैठने से कैसे फल देते, कुछ चुनौती होगी। इसी प्रकार जीवन में हम जिन व्यक्तियों से मिलते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, वे सभी किसी न किसी नक्षत्र से आते हैं, कोई ना कोई ग्रह उनको शासित करता है, और उनका ग्रह हमारे ग्रह से कितना मेल खाता है। यदि वह हमारे ग्रह से मित्रता संबंध है, यानी नक्षत्र के अनुसार शुभ है, तो फिर शुभ फल होंगे, ये नहीं तो उनके साथ अशुभता ही आएगी। तो संबंध के बारे में भी जान सकते हैं, और यह काफी उपयोगी हो सकता है यदि हम किसी से साझा करने जा रहे हैं, चाहे जीवन को या जीवन यापन हेतु पार्टनर्स या अन्य कार्यों के लिए किसी से हम डील करना चाहते हैं, तो जान सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये बताते हुए हमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमें आज बताते हुए हमें खुशी है कि नौ तारा चक्र पद्धति पर हमने जो वीडियो यूट्यूब पर डाला है, काफी लोग देख रहे हैं, क्योंकि उसके केवल वह ज्ञानवर्धक ही नहीं है, उसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली है। और नव तारा चक्र पद्धति से हमने प्रमाणित करने का कोशिश किया है कि जो हम इतिहास के पन्नों में है, जो हमारे जीवा पर है, आपस के संबंध इनके, वह नव तारा चक्र पद्धति भी प्रमाणिकता उसकी जो है सटीक रूप से कर रही है। और यही नव तारा चक्र पद्धति की पहचान है, उसकी सटीकता है। जरूर देखें आप। यहाँ पर हम विशेष रूप से संक्षेप में आपको बताएं कि नव तारा चक्र पद्धति काम कैसे करती है। तो चलिए, कुल 27 नक्षत्र होते हैं, किंतु ग्रह 9 ही होते हैं, इसलिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणी में रखा गया, 9 9 ग्रह नक्षत्रों की श्रेणी में। पहला से 9वां तक पहला श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरा श्रेणी, 19वां से 27वां तक तीसरी श्रेणी। और ये तीनों श्रेणी बहुत ही कारगर, बहुत ही तीनों अलग अलग समूह में बटे, किंतु ग्रह 9 ही है, इसलिए इनको ग्रहों से जोड़ने के लिए ग्रहों को भी एक समूह में रखा गया, और उन्हें ग्रह को महादशा के क्रम में रखा। यानी पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्र, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। और जोड़ने के लिए इनको पहला नक्षत्र जो हुए, हर श्रेणी में से, यानी पहली श्रेणी में से पहला, दूसरी श्रेणी में से 10वां, तीसरी श्रेणी में से 19वां, इन नक्षत्रों का स्वामित्व केतु देव को दिया गया, पहला ग्रह। और इसी क्रम में दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को दिया गया। और यही क्रम में चलते चलते हर श्रेणी में से एक एक नक्षत्र को, जो उनके क्रम में आते हैं, उनका स्वामित्व विभिन्न ग्रहों को दिया गया। तीसरा, 12वां और 21वां का स्वामित्व सूर्यदेव को, चौथा, 13वां और 22वां का स्वामित्व चंद्रदेव को, पांचवां, 14वां और 23वां का स्वामित्व मंगल को। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 8वां, 17वां और 26वां का स्वामित्व शनि देव को, और 9वां, 18वां, 27वां का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। और यह सूची आपके लिए इस प्रकार बनी। यानी पहला
जो केतु ग्रह बने उनको अश्विनी, माघा और मूला नक्षत्र का स्वामित्व मिला, जो 1, 10, 19 नक्षत्र हैं। और इसी क्रम में आप देखें 9, 18वां, 27वां नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती का स्वामित्व बुध देव को मिला। फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुने। जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, इस सूची में से उस नक्षत्र को पकड़ते हैं और उसके स्वामी को देखते हैं। उदाहरण स्वरूप, किसी जातक का जन्म यदि बुध के नक्षत्र में हुआ है, यानी अश्लेषा, ज्येष्ठ या रेवती के नक्षत्र में हुआ, तो बुध देव उसके पहले ग्रह बनेंगे। गणना वहीं से आरंभ होगी। और दूसरा ग्रह केतु, तीसरा शुक्र, चौथा सूर्य, पांचवा चंद्रमा, छठा मंगल, सातवां राहु, आठवां बृहस्पति और नौवां शनि। ये नक्षत्र, ये ग्रह सभी उनके बनेंगे जो अगर बुध के नक्षत्र में जिसका जन्म। अब पहला ग्रह जो होता है बुधदेव, बुध जो पहला ग्रह हुआ, वह मिश्रित फल देंगे, जन्म का फल देंगे, जो कि शुभ अशुभ दोनों होते हैं। और वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो हुए, केतु देव, सूर्य देव, मंगल देव और बृहस्पति और शनि देव, ये शुभकारी। वहीं बुधदेव, शुक्रदेव, चंद्रदेव और राहुदेव उनके लिए अशुभकारी, क्योंकि वे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह बने। और इस प्रकार जो उनकी मात्रा होगी परिणाम की, वह जैसे जैसे उनकी क्रम संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे परिणाम भी बढ़ेंगे। तो आपके समक्ष सूची प्रस्तुत है, इसे सहेज कर रखें, आपके लिए उपयोगी। अब यहां हम थोड़ी देर के लिए ही सही, जब हमें पता चल गया कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभताकारी हैं, कौन से ग्रह शुभकारी हैं, तो क्या कौन से दशा महादशा का फल अच्छा होगा, ये हम नहीं जान सकते? बिल्कुल जान सकते। उसी तरह से जन्म कुंडली में बैठे कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी होंगे, यह भी हम जान सकते। तीसरा, हमें यदि पैसे की किल्लत है, हमें अनएम्प्लॉयड हैं, तो हमें पकड़ना क्या है, जन्म कुंडली में कौन से काम करने हैं, वह भी हम यहां से जान सकते। क्योंकि जो दूसरा ग्रह है, जो दूसरा ग्रह है वही संपत्ति देगा। और आपके जन्म कुंडली में दूसरा ग्रह देखिए जो है कहां बैठे हो, किस भाव से संबंध रख रहे हैं, बस लग जाइए। इसी तरह से यदि हम किसी से बिजनेस पार्टनरशिप में जा रहे हैं और वह जातक का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है जो जिसके स्वामी हमारे लिए पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें नक्षत्र में आते हैं, ग्रह में आते हैं नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार, तो फिर वह पार्टनरशिप हमारे लिए समस्याकारी। वही यदि वह उनका ग्रह दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां में बनता है, विशेषकर दूसरा यदि बनता है, तो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि पार्टनर के साथ जो बिजनेस है वो संपत्ति। और इस प्रकार सभी हम जिनसे भी मिले, चाहे कार्यालय में मिले, समाज में मिले, पड़ोस में मिले, कौन से व्यक्ति हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं, कौन से विपत्तिकारी, यह हम जान सकते हैं। और यही नवतारा चक्र पद्धति की पहचान है। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति पर विशेष प्रस्तुति जो है उसको जरूर देखें, समझें, उपयोग करें और अपने स्वास्थ्य को सही करें, पूर्व से ही जानें कौन सा समय आपके लिए अच्छा होगा,
कौन सा समय अच्छा नहीं होगा, कौन सा व्यक्ति आपके लिए हितकारी है, कौन सा हितकारी। चलिए आज के चंद्र में तारा बल के अनुसार आज का दिन कैसा होने की संभावना है, किसके लिए कैसा शुभ होगा, किसके लिए अशुभता का संकेत है। तो आज चंद्रमा 3:49 तक सुबह के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा है। उसके बाद वे हस्ता नक्षत्र में जाते हैं। और जब हस्ता नक्षत्र में जाते हैं और वे उत्तरा फाल्गुनी में रहते हैं, तो भरणी पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक के पहला भाग संपद का कारक होता है, दूसरा भाग विपद का कारक। तो पहले भाग में का उपयोग करने की आवश्यकता है, दूसरे भाग में सावधान रहने की आवश्यकता। हम दूसरे जन्म के जातक को देखते हैं। यदि जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है, तो पहला भाग साथ रखता है, दूसरा भाग नैर्धन्य। तो पहले भाग का उपयोग करें, दूसरे भाग में बहुत सावधान। इस प्रकार हम फलित करते हैं। अब फलित जब करते हैं तो आज का दिन भी उसी के अनुसार हुआ। अब किसी व्यक्ति का आज का दिन विपद, जन्म, तैर्धन्य या प्रत्यय में है, तो फिर उपाय क्या है? सीधा और कारगर उपाय है कि उस मुहूर्त को त्याग, कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करें। यदि विपद, जन्म या नैर्धन्य में आज का दिन आपका पड़ता है, प्रत्यय का पड़ता है, तो आज का दिन को टालें, जो कि शुभकारी नहीं। या तो पहले काम कर लें, या तो आप देख लें कि अगर कल के दिन आने वाला समय विपद से है, तो आज ही उसका निष्पादन करें तो अच्छा है। और इस प्रकार हम कार्य को करते हैं। फिर भी आपकी जिद मुझे खोजने को मजबूर किया, संकलित करने को मजबूर किया कि उपाय क्या है। तो बताते चले कि जोखिम नहीं ले, ये सलाह मेरी है, जोखिम नहीं ले, ज्ञान के लिए जानने का प्रयास करें कि परिहार क्या है, क्योंकि यह संपुष्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, इसकी प्रामाणिकता साबित नहीं। तो ये जो आज आपका तारा जन्म में पड़ता है, तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपद में पड़ता है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय में पड़ता है तो नमक का दान करें, और नैर्धन्य में है तो उस मूड को त्यागे, मजबूरी हुई तो तिल से स्वर्ण का दान। तो ये रहे परिहार, जो कि कंफर्म नहीं है। जो भी उपाय बताया गया है वह कहीं भी इसकी प्रामाणिकता साबित नहीं हो रही है, इसलिए जोखिम नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ अब आपको हम ले चलते हैं आज चंद्रमा किस राशि में गोचर कर। तो प्रातः 8:28 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, जब वे कन्या राशि में है। अभी फिलहाल वे सूर्य देव की राशि में है, जो कि सिंह राशि है। वहीं सूर्य देव और केतु देव दोनों बैठे। तो चंद्रदेव पहले भाग में 8:28 तक सिंह राशि, उसके बाद कन्या राशि। इस प्रक्रिया को चंद्र बलम कहते हैं। तो चंद्र राशि के अनुसार जब सिंह राशि में जब तक हैं, तब तक मिथुन, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के में जन्मे जातक के लिए दिन उत्तमता के संकेत हो रहे हैं। शेष जातक सावधान रहे। इसके बाद का समय मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष ग्रह को सावधान बरतने की जरूरत है, ताकि उनके जीवन में अशुभता न हो। इस देव का प्रार्थना करें और अशुभ स्थिति में धैर्य बनाए रखें, अपना जो मनोबल है उसको ऊंचा करें। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित। स्वागत है आपका चौघड़िया मुहूर्त। यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। चौघड़िया ज्योतिष में एक मुहूर्त या शुभ जो मुहूर्त बताता है, शुभ और अशुभ समय बताता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ या पहली बार कोई कार्य आरंभ हो।
यदि कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त को नहीं देखना चाहे या नहीं देख पाया, तो किसी भी कार्य को करने के लिए कम से कम चौघड़िया अवश्य देना चाहिए, देखना चाहिए। ये सलाह है। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, इसलिए चौघड़िया उपयोगिता को महत्ता देते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट। तो चौघड़िया दिन के 7 हुए। 8 दिन के 8 होते हैं, रात के भी 8 होते हैं, लेकिन दिन सप्ताह के साथ ही होते हैं, इसलिए साथी चौघड़िया का नामकरण हुआ। और ये सातों चौघड़िया के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, और ये ग्रह किसी भी कार्यालय में जाकर अपना ये चौघड़िया ये सातों ग्रह किसी न किसी विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त हो। इस प्रकार सातों चौघड़िया कोई न कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी है और किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अशुभता से अधिव्याप्त जो भी चौघड़िया है उसका त्याग करना, उसका उपयोग नहीं करना। शेष ग्रह का हम उपयोग कर सकते। चलिए, क्योंकि अशुभता से अधिव्याप्त जो चौघड़िया हुआ करता है वह शुभ फल तो देगा ही नहीं, अशुभता जरूर देगा। पुनः बता दें, दिन का चौघड़िया काल रात्रि, काल बेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, रात्रि का काल रात्रि, इसे परित्याग। आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया कैसा है। तो दिन जो कि सोमवार से शुरू हो रहा है, अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं और अमृत चौघड़िया से ही दिन समाप्त। और दिन का चौघड़िया जो है 7:03 से 8:39 तक राहु काल और वार बेला से ग्रसित है, काल बेला से ग्रसित है, सॉरी, राहु और काल बेला से ग्रसित है। और अपराह्न 3:03 से 4:40 तक वह वार बेला से ग्रसित। रात्रि के 10:28 से 11:52 तक काल रात्रि से ग्रसित है। तो 3 चौघड़िया को त्याग कर शेष चौघड़िया का हम उपयोग कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको 5वें भाग में ले चलते हैं, और अंतिम भाग में जो अंक के अनुसार आज कैसा दिन होने की संभावना, इस पर जाने के पूर्व हल्की परिचर्चा। अंक ज्योतिष, अंक ज्योतिष बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें अंकों के अनुसार हम सब कुछ फलित करते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार यदि आप देखा जाए तो कुल 1 से 9 अंक होते हैं, जो एकल अंक होते हैं, सिंगल डिजिट में होते हैं, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। शून्य की गणना को गणना में नहीं लिया जाता, इसलिए 1 से 9 अंक तक ही प्रयोग होता है। 5 अंक ऐसा होता है 1 से 9 के बीच में, जो सभी अंकों के 1 से 9 के बीच के अंकों का को संतुलित करता है। ये अंक 1 से 9 हुए, इनके अलग अलग शासक ग्रह हैं। एक के सूर्य, दूसरे के चंद्रमा, तीसरे के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और अंकों की दुनिया में एक को राजा या सरकार बोला जाता है, 2 को रानी या पार्टनर बोला जाता है, तीसरा को गुरु, चौथा को शरारती तत्वों से जोड़ा जाता है, पांचवा को राजकुमार से या कुमार से, छठा को मंत्री से, सातवां को धर्मगुरु से, आठवां को अधीनस्थ से, और नौवां को सेनापति, पुलिस या चिकित्सक से जोड़ा जाता है। इस प्रकार हमारे सभी ग्रह, शासक ग्रह को एक अलग रूप में, अंदाज में बुलाया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो स्टैटिक नंबर होते हैं, 2 तरह के नंबर आते हैं हमारे पास। एक स्टैटिक नंबर जन्म तिथि, दूसरा डायनेमिक नंबर जो बदलते हैं। स्टैटिक नंबर ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं, डायनेमिक नंबर जो हमारी। तो जब हम जोड़ते हैं स्टैटिक नंबर पे तिथि, वर्ष, महीना होता है, और यह वर्ष, महीना, तिथि, इन सभी को फिर जोड़ा जाता है। तो तिथि को जोड़कर जो अंक आता है वह उसे ड्राइवर कहते हैं, यह मूलांक होता है। तिथि, वर्ष और माह को जोड़ते हैं भाग्यांक कहलाता है। मूलांक और भाग्यांक ड्राइवर कंडक्टर में
आपस में संबंध अच्छे होना चाहिए, नहीं तो स्ट्रगल होते हैं, समस्याएं आती। साथ ही साथ डायनेमिक नंबर हमारा वह होता है जिसे हम बनाते हैं, और पहला डायनेमिक अंक होता है नामांक। नामांक, आश्चर्यचकित होंगे कि नामांक कहां से आ गया, जबकि अंक ज्योतिष की चर्चा है। तो बताएं कि आपको बताते चले कि यह अंक ज्योतिष में हम जो अंक की तुलना करते हैं वह नामांक भी होता है। नाम में अक्षर यूज प्रयोग होते हैं और हर अल्फाबेट्स के मायने होते हैं, हर अल्फाबेट के अंकीय मूल्य होते हैं, और इसलिए जब भी नाम हमारे पास आता है तो उसके अंकीय मूल्य को से उसको परिवर्तित कर फिर जोड़ देते हैं, जोड़कर फिर एक अलग होगा। आज का जो जन्म तिथि है विनेश फोगट फोगट का लिया गया था, हमने लिया है, और इनके अंकीय मूल्य को देखें तो अंकीय मूल्य को हमने निकालने की कोशिश की है पहले नाम से। तो पहला नाम इनको 7 दे रहा है, जो कि आज का अंक। इन शब्दों के साथ हम आपको यह बताते चले कि मूलांक और भाग्यांक का जो शत्रु होता है, कौन कौन शत्रु होता है। तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि मूलांक और भाग्यांक यदि शत्रु हैं, हम एनालिसिस करेंगे, और यदि शत्रु अंक हैं तो हम वहां पर ऐसे अंक को ला के खड़ा करेंगे जो दोनों के में 1 से 9 तक के शत्रु अंक आपके सामने हैं, और इन अगर मूलांक या भाग्यांक इन अंकों के साथ होता है तो उनके नाम का पहला अक्षर जो नहीं होना चाहिए वह है। यानी अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख मूलांक 1 है या भाग्यांक 1 है तो उसका नाम का योग 8 नहीं होगा, नाम का पहला अक्षर एफ पी नहीं होगा। यह हम सुनिश्चित करते हैं ताकि उसके जीवन में संकट कम आए। अब आज का दिन हम देखते हैं कि आज के अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा है। तो आज का दिन 25/8/2025, मूलांक 7 बन रहे हैं, भाग्यांक 6 बन। 6 भाग्यांक वाले का विभिन्न मूलांक से कैसा संबंध है वही आज का दिन। तो यदि हम देखें 6 मूलांक वाले का 3 के साथ दुश्मनी है, और 2 के साथ तटस्थता रहते हुए भी दुश्मनी है, और 9 अंक के साथ फिर शत्रुता है। इस प्रकार 1/10/19/28 को जाते जन्मे जातक, 3/12/21, 30 को जन्मे जातक, 4/13/22/31, 5/14/23, 6/15/24, 7/16/25 और 8/17/26 कुछ किसी भी माह का जन्मे जातक के लिए आज दिन बहुत अच्छा होगा। 3/12/21, 30 में जन्मे जातक के लिए अति सावधान रहने की जरूरत है। 9/18/27 में जो जन्मे जातक को भी सावधान के संकेत मिल रहे हैं। 2/11/20, 29 तारीख को जिनका जन्म हुआ है वे थोड़ा सावधानी देखें अपने हर कार्य में, ताकि इनका जो कुप्रभावित परिणाम है वह नहीं मिले। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी प्रस्तुति को यहाँ विराम देने की जगह पे पहुंच गए। यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से पहुंचाई गई, और यदि आपको प्रस्तुति पसंद आई तो साझा चैनल सब्सक्राइब करें YouTube के चैनल को। साथ ही साथ आप सभी से अनुरोध है कि नोटिफिकेशन बटन को दबाते रहें ताकि आपको प्रस्तुति की सूचना मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। सभी नए पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि इसे साझा करें अपने मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी वे भी पंचांग के दैनिक पंचांग में प्रस्तुत हर भाग से ज्ञान अर्जन कर सकें और उसका उपयोग कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। जय भोलेनाथ, जय सोमनाथ, जय चंद्रदेव, और ये करते हुए स्तुति करते हुए हम विदा लेते हैं आपसे। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए जय सोमनाथ, जय चंद्रदेव, जय भोलेनाथ।